अच्छा, उसके अलावा ये आपको पता है कि नॉर्मली आप एक एक प्रैक्टिस ये भी रख सकते हैं कि नहीं हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, तकरीबन क्लास वही चल रही होती है, क्लास वाइज ही टॉपिक्स चल रहे होते हैं, थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है, बाकी क्लास वाइज ही चल रहा होता है। अच्छा, ये जो है हमने देखा कि एल्गोरिथम किस तरीके से एफिशिएंट होता है, तो जाहिर बात है एक तो उसमें जो होता है टाइम इम्पोर्टेंट होता है कि कितनी जल्दी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। हम प्योरली कंप्यूटर के हवाले से बात कर रहे हैं, और दूसरा स्पेस कितना यूज हो रहा है। अच्छा, अगर आप वैसे भी जनरल एल्गोरिथम लें तो सक्सेसफुल एल्गोरिथम यानी ये, अगर कंप्यूटर टर्म्स के अंदर हम बात करें तो जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, एरर फ्री होगा और रिजल्ट जिसके सही आ रहे होंगे, ऐसा अगर आप कोई प्लान भी बनाते हैं और वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप उसकी भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम जो है एग्जीक्यूट हो। मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस करता है तो वो यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो, तो उसको जो है ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अच्छा, इसमें जो है वो ये 3 केसेस हो सकते हैं जो आपके पास एफिशिएंसी हम लोग देख रहे हैं एल्गोरिथम की, सही है। एक तो वर्स्ट हो सकता है, एक एवरेज हो सकता है और एक बेस्ट केस भी हो सकता है। तो ये मैं भी आपको एग्जांपल से जो है वो थोड़ा आगे बताता हूँ। दूसरी बात ये कि ये देखिए, हम एल्गोरिथम होता किस लिए, प्रोग्रामिंग के लिए होता है ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग या तो लाइन बाय लाइन होता है, तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस, या फिर उसमें इफ देन एल्स होता है, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। यानी स्विच केस भी इसमें सिलेक्शन में आ जाता है, मल्टीपल इफ एज इफ भी आ जाता है, ठीक है, और नेस्टेड एज इफ भी आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा रिपीटिशन के अंदर सारे तरीके के लूप आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर का लूप है, वाइल का है, डू वाइल है, फॉर नेक्स्ट, तो इस किस्म के जो है वो लूप भी आ जाते हैं। तो अगर हम जो है इसको इस तरीके से देखें, ये मैं कह रहा था पी इज इक्वल टू आई प्लस बी, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक। और जो ये वाली बात लिखी है आर ई का, इसका मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो अभी मैंने कहा था कि हम गैदर करते हैं, जो उसका पहला स्टेप था अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम का। तो एक्चुअली जब हम सॉफ्टवेयर के लिए जाते हैं तो पूरी उसकी रिक्वायरमेंट उनसे पूछते हैं कि क्या क्या जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की कौन सी रिपोर्ट चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये जो है ये हम नॉर्मली, क्योंकि होता ही है कि इसका ये होता है सिलसिला, ये देखें, ये फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि लेट सपोज आप एक जो है वो कंस्ट्रक्टर है और कोई पर्सन आपसे ये कह के गया कि मुझे 5 रूम्स जो है वो बना दें, और वो जो है सपोज करें कंट्री से बाहर चला गया, लेकिन उसने आपको स्पेसिफिकेशन नहीं दी। यानी स्पेसिफिकेशन कहते हैं कि पूरी तफसीलात, पूरी यानी कि डिटेल के साथ डीपली नहीं बताया, वो चला गया। अब आपने जो है ना, वो गया हुआ था 1 आध साल के लिए, आपने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करके बना के उसको दे दिया, वो वापस आया, उसने बोला नहीं इस तरीके का नहीं, मुझे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए था, आपने गलत बनाया। तो इसका क्या मतलब है कि आपको पता है कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो इट सेल्फ बड़ी कॉस्टली होती है। तो इसके अंदर जो है वो ये हो सकता है प्रोजेक्ट भी फेल हो जाएगा और एक डिस्प्यूट भी हो सकता है ना बहुत बड़ा। तो बिल्कुल ये हिसाब जो सॉफ्टवेयर का होता है कि सॉफ्टवेयर में जो उसको चाहिए वो आप जो है ना उससे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट में राइट करा लेंगे, मुझे रिपोर्ट 1 ये चाहिए, रिपोर्ट 2 ये चाहिए, रिपोर्ट 3 ये हो, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये हो, सही है ना। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहा जाता है वो कहा जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट उसकी की पूरी तफसीलात, और ये बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, इसको साइन भी किया जाता है, और इसमें पूरे आपकी जो है कॉस्ट भी होती है सॉफ्टवेयर की, और टाइम भी होता है कि कितने दिनों में आप उनको तैयार करके देंगे। तो इसलिए जब आप अभी हम हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है मिड टर्म के बाद टॉपिक, तो उसमें भी इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में एमएस होता है, स्पेशलाइजेशन, सही है, कि आप जो ये चाहें तो सीएस में कंप्यूटर साइंस में एमएस कर लें, या चाहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर लें। उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अगर आप एमएस कर रहे हैं, उसका नाम होता है आरई, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। पूरी एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, इसमें पूरी डिटेल से बताया जाता है कि किस तरीके से जो है रिक्वायरमेंट मतलब ली जाती है यूज़र से, और कुछ उसको कैसे जो है डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो इसकी ये SRS जो ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसकी लीगल जो है वो एक वैल्यू होती है, और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो फिर ये चेक होता है आखिर के अंदर आपका, जो जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनाया वो, और आप साथ बैठ के ये देखते हैं कि जी आपने ये रिक्वायरमेंट ये कही थी, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। ओके है तो ठीक है, आपने इतना टाइम कहा था, हमने इतना टाइम कहा था कि आपको 6 मंथ में दे देंगे, ये 6 मंथ और फिफ्थ मंथ में हमने आपको दे दिया, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट हो गई, अब आप इसकी जो कुछ भी है वो पेमेंट वगैरह कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो,
और अगर आप फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप जो है वो किसी के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उससे इन रिटर्न लिखवा लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्योंकि फिर यूज़र की ये रिक्वायरमेंट होती है, बाद में उसको पता चलता है कि जो है कोई अगर चीज़ रह गई तो फिर वो चाहे आपसे रिक्वेस्ट करे या आपसे जो है वो थोड़ी जिद करे या ये करे कि आपके पेमेंट में लेट करे, लेकिन फिर उसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ कहे कि आप वो करके दें। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम इन रिटर्न कर लेते हैं सारी चीज़ ना, तो आपको फैसिलिटी मिल जाती है। सही है। तो ये तो बहरहाल एक जनरल है बात। अच्छा, उसकी ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है डिफरेंट टाइप्स के, जब भी हम देख रहे थे सीक्वेंस स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसकी जब हम बात कर रहे थे तो उसमें जो मेनली है ये एल इसको इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी मैंने बना दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे। देखिए, जब लाइन बाय लाइन होता है तो वो आपके पास ऐसे सिंगल स्टेटमेंट इस तरीके से कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, जिसको हमने प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर भी पढ़ा था जिसके नाम ने ये कहा था कि लाइन नंबर जो है वो रखता है कि किस लाइन के ऊपर है। तो ये समझ लें हम उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। सही है कि नेक्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, वो जब जंप करता है तो याद रखता है। तो ये वो लाइन नंबर वाला लॉजिक है। देखें, इसमें कहीं इफ नहीं आ रहा, सिंपल स्टेटमेंट है और ये एंड हो गया। ये कहलाता है सीक्वेंस। एक होता है सिलेक्शन, यानी कि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन हो जाती है, फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट टू हो जाती है। और इसकी मल्टीपल फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये तो सिंपल इफ एज इफ वाला है, लेकिन इसकी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। और ये जो है लूप है, लूप के अंदर ये है कि आप जो है जब स्टार्ट करते हैं लूप, तो लूप जो है वो कंडीशन चेक करता है। लूप हमेशा याद है कि कंडीशन जब ट्रू होती है जब भी चलता है। तो लेट सपोज आप जो है फॉर का लूप चला रहे हैं और 1 to 10 जो आप ट्रेंडिंग करना चाह रहे हैं काउंटिंग, तो आप जो फॉर को आई इज इक्वल टू 1 to 10 लेस देन एन इज इक्वल टू 10 तक स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो किस सूरत में रन हो रहा है कि वो कंडीशन चेक करेगा कि अभी जो आई की करंट वैल्यू है वो आपने जो कंडीशन रखी है 10 उससे जो है वो लेस या इक्वल है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। लेट सपोज हम कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू आई राइट करा रहे हैं तो वो कर देगा। तो उसके बाद वो फिर जो है वो जाएगा दोबारा आई को एक इंक्रीमेंट करके फिर जाएगा और फिर चेक करेगा। अब उसकी वैल्यू टू होगी तो टू को चेक करेगा कि लेस देन एन इज इक्वल टू 10 है, ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा। जब ये 10 के ऊपर आएगा तो सही है, फिर भी प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके बाद जब आई इंक्रीमेंट होगा तो 11 आएगा। तो जब ये चेक करेगा कि 11 इज लेस देन एन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 11 जो है वो स्मॉल नहीं होता 10 से। तो फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसमें ये चला जाएगा। तो ये जो लॉजिक है ये तकरीबन तीनों ही लूप्स में यूज होता है, जो मेन है फॉर वाइल और डू वाइल, और फाइव का जो आपके पास दूसरा जो वर्जन है उसके अंदर भी वो जो है वो अपने जो जब तक मतलब ये उसके अंदर लिस्ट के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो फॉर नेक्स्ट का जो है लूप वो चलता रहता है। अच्छा, अब इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, खैर वो हम अभी इसी में स्लाइड में देख लेते हैं जो बेसिक है। तो ये तो आपके पास जो लूप होगा, यानी कि रिपीटिशन कहते हैं इसको, आइट्रेशन भी कहते हैं। ये दो वर्ड आपके सामने आए तो आप समझ जाइएगा कि लूप्स की बात हो रही है। सही है, ऐसा ना हो कि फिर आप कंफ्यूज हैं। अच्छा, सिलेक्शन भी दो टाइप की होती है, एक होती है बाइनरी, वही इफ एज और एंड इफ वाली। सही है, कई जगह इसको एंड इफ भी कहा जाता है, इफ और एज इफ भी कहते हैं हम लोग। तो उसकी कंडीशन ये अभी मैंने आपको वहाँ समझाया। और दूसरी जो होती है वो होती है आपका सिलेक्शन, यानी स्विच केस की हम बात करते हैं। तो अगर वो होती है तो उसके अंदर जो है हम ये वाली बात करते हैं कि यूजर से हमने इनपुट लिया, उसने फॉर एग्जाम्पल रेड इनपुट किया है, तो उसके ऊपर हम उसको ये प्रिंट करा देंगे स्टॉप। सही है। और आप अगर इससे सेंसर से कंट्रोल कर रहे होंगे या लाइटिंग कंट्रोल कर रहे होंगे, जैसे कि आप ऐसा प्रोजेक्ट आगे चल के बनाएंगे जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करेंगे, तो अगर आपने उसके अंदर लाइटिंग वगैरह भी लगाई हुई है तो जैसे सिग्नल जनरेट होगा तो वो पोर्ट के ऊपर वन भेजेगा। इस कंडीशन में जैसे वो पोर्ट के ऊपर वन भेजेगा तो वो जो है वहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा रेड कलर का, अगर आपने रेड कलर का लगाया है तो। और उस अच्छा, यूज़र अगर जो है वो इनपुट देता है ग्रीन, तो वो जो है ड्राइव का जो है वो, अगर आप चाहें बल्ब भी ऑन कर लें और चाहें तो ये मैसेज भी प्रिंट करा दें। और अदर के अंदर वो जो बीच में थर्ड वन होता है उसके ऊपर जो है कि आप स्लो डाउन कर लें, तो ये जो है स्विच केस के दूसरा होता है। अच्छा, रिकर्जन हम लोग जो है वो मिड टर्म के बाद देखेंगे। उसके अलावा ये है कि इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा अभी आता हूँ इस स्लाइड के ऊपर दोबारा। अच्छा, अगर आपको याद हो हमने एक और चीज़ भी देखी थी, और वो जो चीज़ थी हमारे पास जो बिल्कुल हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर देखी थी, वो थी, एक मिनट में इधर आ जाऊँ।
हमने देखा था एक एक फिगर के थ्रू, वो वाली फिगर नहीं जो आपको याद हो गई होगी तकरीबन, उस फिगर की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि दूसरी फिगर के थ्रू हमने ये देखा था कि हमने डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर किया था ये सिंपल। तो सॉफ्टवेयर की हमने दो टाइप देखी थी। एक देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल हार्डवेयर ओरिएंटेड था, यानी कि ऐसे था जो मशीन को कंट्रोल करता था। और एक हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको जो है वो हम यूज़र के लिए यूज़ करते थे, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, सो ऑन। सही। और इसमें हमने देखा था कि जो है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये हमारे पास क्या होती है, लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज हो गई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, क्योंकि वो पूरे कंप्यूटर को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसमें लैंग्वेजेस भी होती हैं। तो लैंग्वेज में अगर याद हो तो हमने देखा था कि एक तो लो होती है, जिसको हम जो है, क्योंकि ज़रा डिफिकल्ट होती है, तो उसमें पहले मशीन थी जो कि 0 1 0 इस फॉर्मेट के अंदर थी। उसके बाद उससे थोड़ी सी बेहतर फॉर्म के अंदर जो थोड़ी अंडरस्टैंडेबल हो, तो असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। लेकिन थी ये भी कोड बेस्ड, मतलब आप इसमें हेक्साडेसिमल कोड वगैरह लिखते थे, उसमें बाइनरी लिखते थे, इसमें हेक्साडेसिमल लिखते थे। तो थी ये भी डिफिकल्ट। फिर हमने ये देखा था कि फिर हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज में गए थे, तो कोबोल लैंग्वेज आई थी जो बिजनेस के लिए यूज़ होती थी। और एक आई थी बेसिक लैंग्वेज, जो कि लर्निंग का पर्पस था जिसका। और साथ में जो थी उसके बाद हमने देखा था मिडिल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आई थी। और ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इसकी वजह से काफ़ी चेंज आया पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, यानी सॉफ्टवेयर बहुत बड़े पैमाने पर बनने लगे, क्योंकि इसके अंदर जो थी दोनों की कैपेबिलिटी थी कि लो लेवल की भी थी, यानी हार्डवेयर भी बना सकती थी, और हाई लेवल का मतलब है कि बिजनेस का सॉफ्टवेयर भी बना सकती थी। सही, ये कहलाती थी मिडिल में। उसके बाद जब आपके पास 90s की बात आती है, तो 90s के बाद जो आपके पास वेरी हाई लेवल लैंग्वेज आने लगी, यानी कि उसके अंदर था कि प्रोग्रामिंग और ज़्यादा आसान कर दी गई और चीज़ों को आसान कर दिया गया, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कोडिंग किया करते थे कंट्रोल करने के लिए, जैसे हार्डवेयर वगैरह, सो ऑन। इसमें आपके सिंपल एक एक सिंपल मेथड कॉल करें और वो जो चीज़ है परफॉर्म हो जाए। तो इसके अंदर जो थी वो हमारे पास जावा एक इम्पॉर्टेंट आई थी, क्योंकि ये सिंपल प्रोसीजर लैंग्वेज ही नहीं थी। अभी हम देखेंगे कि प्रोसीजर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बल्कि इसके साथ साथ ये था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी थी। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर फीचर थे, इंटरनेट की भी इसमें प्रोग्रामिंग हो सकती थी। और उन्होंने इसके लिए स्पेशली जावास्क्रिप्ट भी बना दी थी, जो अभी भी आप जो हो, कल जावास्क्रिप्ट के बड़े क्वेश्चन आ रहे थे कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए, तो उसके लिए ये है कि वो कुछ करा देंगे वैलिडेशंस वगैरह। तो वो वैलिडेशन आप जो हो यूज़ कर लीजिएगा। कुछ हो सकता है जावास्क्रिप्ट एंड में टाइम हो तो मैं भी करवा दूंगा। तो उसकी वजह से जो है वो आप लोगों का सर ये बाद में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वीबी डॉट नेट। उसके बाद जब जावा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका मुकाबला विजुअल सी से किया। विजुअल सी भी काफ़ी सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन फिर भी ये हुआ कि वो जावा को कम्पीट नहीं कर पाती थी। तो फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉट नेट फ्रेमवर्क, और उसके साथ इंट्रोड्यूस किया सी शार्प। तो सी शार्प जो है वो, अगर आप उसकी सिंटेक्स देखें, उसके मेथड देखें, तो वो तकरीबन यही है, ऐसा लगता है जैसे आप जावा यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी सिंटेक्स की डिफरेंट होती है, मेथड भी उन्होंने इतने पावरफुल बनाने की कोशिश की जितने जावा वगैरह के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसलिए इस हवाले से ये मैंने बात की है आपको। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, जो मैंने सब कुछ दोहराया है, ये आपको जहन में तो होगा कि 3 लिख के बताएं। ये तो सारी बातें हमने की भी है। सही है। हैदर ने सबसे पहले लिखा है, वजिया ने भी राइट करा है, सही है, अब्दुल्ला ने भी राइट करा है। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के है जहन में। शुरू के 5 6 ही नाम मेरे जहन में रहते हैं। चलें, अब नेक्स्ट टाइम देख लेंगे कि कौन आंसर देता है। अच्छा, ये जो है, ये तो हमारी होगी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की बात। अब हम बात ये कर रहे थे कि अब अगर आप इसी चीज़ को देखें, और मैं ये कहूँ कि हम इसी चीज़ को जो पैराग्राफ वाइज अगर लिख दें इसी चीज़ को, ये जो अभी मैंने बताया एक पैराग्राफ के अंदर आपको बता दिया जाए, तो ये कह रहा है कि एवोल्यूशन यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो कैसे एवॉल्व हुई। तो उसके अंदर देखें, ये जो बात अभी हमने की है, ये एक्चुअली एक पैरा में या एक टेबल फॉर्मेट के अंदर राइट कर दी गई है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये जरा गौर से देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। 1940s के अंदर मशीन लैंग्वेज आई, पहली थी, ये लो लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की थी, इसको सिंपल हार्डवेयर ही कंट्रोल किया जा सकता था, और इसके सिंटेक्स क्या थी, 1001। उसके बाद जो थी 1955 के अंदर असेंबली लैंग्वेज आई, उस वो भी लो लेवल थी, सेकेंड जनरेशन था, वो भी हार्डवेयर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होती थी।
और उसको जो है मूव एच वगैरह, मैंने बोला ना इसमें हेक्साडेसिमल कोड वगैरह यूज़ होता था, तो इसलिए इसकी सिंटेक्स थोड़ी सी जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन उसके मुकाबले में आसान थी, मशीन के मुकाबले में फिर भी आसान थी। अच्छा फिर जो है वो हमारे पास उसके बाद देखें कोबोल आती है, ये हाई में आएगी और ये टोटल बिजनेस के लिए यूज़ हुई। अच्छा जैसे जैसे आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं ऐसे इसमें डिस्प्ले लिखते थे, यानी ये भी थोड़ी आसान थी, हाई लेवल इसीलिए कहलाई कि इसके अंदर जो सिंटेक्स वगैरह थी आसान थी। उसके बाद जो थी 64 के अंदर जो बेसिक आई, ये भी हाई लेवल में थी। इसमें तो ये तो अब तक जितनी भी लैंग्वेजेस आई हैं उसके अंदर सबसे आसान तरीन है बेसिक लैंग्वेज ना, और प्रिंट हेलो जैसा फॉर एग्जाम्पल राइट किया हुआ है तो वो प्रिंट कर देता था। इवन ये कि GW बेसिक के नाम से भी 9 क्लास में कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये है उसके है कुछ वर्जन। इसके अलावा ये कि 6970 ये सी लैंग्वेज आई थी, ये मिडिल थी, ये वो लैंग्वेज थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। सही है, इसलिए कि उसने डॉज इसी में बनाया था, जैसे ही आई थी ना डॉज बनाया था। और उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि जो है वो ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसने सोचा बनाया जाए जो हर घर के अंदर लोग चला रहे होंगे और वो जो है उसकी कॉस्ट को ले सकेगा। और आपको पता है अमेरिका के अंदर जो लॉ है वो है कॉपीराइट का, तो उसका कॉपीराइट था, उसका पैटर्न था, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे कोई चीटिंग वगैरह यहाँ नहीं हो सकती थी कि यहाँ पे अगर CD होती है उसको वो खुद बनाता है, DVD तो कोई और जो है वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कहीं सेल और हो रही होती है। ऐसा यहाँ यहाँ पे तो लॉ इतना नहीं है, वहाँ पे है। और यहाँ पे जो है वो आपको बड़ा ही आसानी है कि आप विंडोज़ वगैरह बगैर लाइसेंस के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी उनको पता है, लेकिन वो आपको मार्केटिंग की वजह से जाने देते हैं क्योंकि ये आप यूज़र हैं यहाँ के विंडोज़ के आदी होकर कहीं बाहर जाते हैं जॉब के लिए, तो फिर आप जो है ना आपको विंडोज़ चाहिए होती है, तो फिर वहाँ आपको परचेस करना पड़ती है। सही है, तो इसलिए वो आपको यहाँ पे अपना ये विजुअल स्टूडियो भी वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज आ गई, ये जो है ये हार्डवेयर भी कंट्रोल करती थी और यूज़र के प्रोग्राम भी बनाया करती थी। तो ये जैसे सी आउट है, ये तो C++ में, लेकिन इसमें प्रिंट एफ वगैरह लिखा करते थे। फिर आपके पास जो थी जावा थी, ये मैंने उसकी बात बताई, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह आई थी ना। और इसी की यानी जो बेसिक आप ये कह लेंगे ये जो थे फर्स्ट लैंग्वेज, बल्कि C++ थी, लेकिन वो इतनी कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं थी। जावा जो थी कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। जैसे हमारे पास जो है C#, ये वेरी हाई में आती थी और इसके अंदर हार्डवेयर भी होता था, बिजनेस भी होता था, इंटरनेट भी होता था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी थे, सारे फीचर उन्होंने डाल दिए थे। और ये वही लैंग्वेज है जो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट को उसने जब से, और इसके ये भी नहीं कि वर्जन हो, जैसे वो VB.NET इस भी निकालता है, C# के उन्होंने वर्जन पहले वो VLC के नाम से उन्होंने निकाला, ऐसा भी नहीं, उसका नाम जावा ही रहा। और जावा जो है वो उसके बहुत सारे जो है मतलब उसके कुछ वर्जन कमर्शियल भी, अब उसने ओरेकल ने ले लिया है इसको, लेकिन पहले जो था माइक्रो सन माइक्रो जिन्होंने इसको बनाया था उन लोगों के पास था। अच्छा 1990s के अंदर फिर ये विजुअल, ये माइक्रोसॉफ्ट शुरू हुआ, उसने विजुअल बेसिक निकाली पहले, वो बहुत आपके पास 99 98 वगैरह में बहुत यूज हुई थी, वेरी हाई थी, और उसके साथ विजुअल सी भी उन्होंने निकाली, इसकी भी सिंटेक्स वगैरह आसान थी। ठीक है, उसके इसके बाद जो वो आती है C#, यानी 2001 में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि भाई .NET होना चाहिए, और 2003 के अंदर विजुअल स्टूडियो का जो पहला वर्जन आ गया था। सही। अच्छा अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन इसके अंदर हमने जो वर्ड सुने वो ये सुना कि प्रोसीजर लैंग्वेज भी होती है, और हमने ये भी सुना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, प्रोग्रामिंग भी होती है। तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि प्रोसीजर प्रोसीजर लैंग्वेज सब C# में कर रहे हैं, तो C# के एक्चुअली जो है वो आपको वो पार्ट कराया जा रहा है जो कि प्रोसीजर लैंग्वेज का है। प्रोसीजर लैंग्वेज में या उसको फंक्शनल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हम कोडिंग के ऊपर ज़रा, या इंस्ट्रक्शन जो होती है हमारे, वो अभी हमने प्रोग्राम की क्या डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा। तो इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर आपको सिखाई जाती है, इफ देन एल्स व्हाइल लूप सो ऑन, मेथड बनाना, फंक्शन बनाना, ताकि आपको जो है वो, यानी ये समझ लीजिए चैप्टर 1 होता है प्रोग्रामिंग का एक तरीके से। उसके बाद ये जब आपकी स्ट्रांग होती है, फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ऑफर की जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टोटली डील करती है डेटा से, क्योंकि उसमें हम बनाते हैं क्लास। क्लास किसकी बनाते हैं, डेटा की। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। जब उसमें एक नया स्टूडेंट ऐड करेंगे, जैसे अभी मैंने एक फॉर्म दिखाया था, जैसे पिक्चर के अंदर हमने फॉर्म देखा था, उसमें जब जो है हम ऐड करेंगे, तो जैसे ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो ऐड करते के साथ ही क्या होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसका जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। मतलब इसमें हम सोचते इन टर्म ऑफ क्लास हैं, देन
उसके बाद जो है हाँ इन कर लिया। वो जो है इन टर्म ऑफ क्लास ही सोचते हैं इसको कि ये क्लासेस है। जिस दुनिया में ना हम हर चीज़ को क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट। तो बोलते हैं अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोडक्ट है किसी चीज़ की ना, तो उसको आप एक क्लास बनाए, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाए। स्टूडेंट की एंटिटी है, एंटिटी उसको कहते हैं जिसकी हम इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो स्टूडेंट है अगर, तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन रखनी है तो उसकी एक क्लास बनाए, उसका ऑब्जेक्ट बनाए। फैकल्टी है तो उसकी एक क्लास बनाए, उसका ऑब्जेक्ट बनाए। तो इसलिए इसको कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये टोटली ये डील करती है ऑब्जेक्ट से। लेकिन इसके अंदर जो कंट्रोलिंग है वो किसके ऊपर की जाती है, डेटा के ऊपर। तो जो प्रोग्राम का जो दूसरा पार्ट है, यानी इसमें इंस्ट्रक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो ये बेसिकली चैप्टर 1 होता है। इसीलिए आपको इसके अंदर कोई अभी फिलहाल क्लास या ऑब्जेक्ट नहीं कराई जा रही, बल्कि सारी प्रैक्टिस जो है इफ देन एल्स वगैरह की या लूप्स की कराई जा रही है। और इसके बाद जब इसमें कराया जाएगा तो इसके अंदर आपको जो है जो क्लास डेटा की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे उसमें इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाती है। और इसकी एग्जाम्पल वही C# पर जावा है। ठीक है। क्या होता ही है कि जब आप ये कर रहे होते हैं तो अब ये फैसिलिटी लैंग्वेज देती है कि वो अपने साथ जो आपको फॉर्म डिजाइनिंग की भी फैसिलिटी देती है। ये जब से शुरू हुई थी, जब से जो विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हुआ था, विजुअल स्टूडियो .NET नहीं, उससे पहले वाला विजुअल स्टूडियो जिसमें विजुअल बेसिक या विजुअल सी थी। तो उन्होंने कहा था कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि विंडोज टोटली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग था, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो प्रमोट किया। इवेंट ड्रिवन ये होता है कि देखिए अभी मैं माउस ऊपर लेके गया तो इसने ये माउस ओवर का जो एक मतलब इवेंट ऑकर हो गया। ऐसे मैंने जो राइट माउस बटन क्लिक करा तो ये एक मेन्यू जो आ गया। तो इसका मतलब है, जो आपके जितने भी इवेंट कीबोर्ड के हो रहे होते हैं और प्लस जो है आपके जो इवेंट है वो हो रहे होते हैं माउस के, वो और जो इवेंट आप मोबाइल के ऊपर टच कर रहे होते हैं, वो तमाम वो वाला जो एंड्रॉयड है वो भी आपके पास इवेंट ड्रिवन है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इवेंट के ऊपर फौरन रिस्पॉन्स देता है। सही है। अभी जो हमने इसकी एक एग्जांपल देखी थी, अ, ये वाली। अब देखें, ये मैं सर्च का बटन जब क्लिक करूंगा तो ये क्लिक इवेंट जनरेट होता है। इसके पीछे जो सर्च के लिए आपने मेथड ही बनाया या कोडिंग लिखी है ना, अब वो उसके अंदर आपने फॉर का लूप लगाया, इफ देन एल्स लगाया, तो वो क्या होगा, वो चल जाएगा जैसे ही मैं क्लिक करूंगा। और ये क्या करेगा, सर्च करके इसका रिकॉर्ड ला देगा, यानी इस नंबर को लेगा, पूरी डेटाबेस में सर्च करेगा और आपको रिकॉर्ड जो है वो ला देगा। तो ये एक इवेंट जनरेट हो। जब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा। इसके अंदर क्लोज अगर बटन होगा, मैं उसको क्लोज करूंगा तो क्या करेगा, इस फॉर्म को क्लोज कर देगा। अगर क्लियर ऑल का होगा, ये करूंगा तो जो कुछ डेटा इसमें लिखा है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है, जब बटन क्लिक के ऊपर हमने जो है ये सारे इवेंट जो डिफाइन किए हैं। तो डिफरेंट इवेंट होते हैं यहाँ पे। आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वो डेट पूरा कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग जो है अब ये साथ में शामिल होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। मीन्स ये कि बैकग्राउंड में आप जो ये तमाम चीज़ें तो कर ही रहे होते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा हम C# में फॉर्म भी बना सकते हैं। और जब हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जब हम जो है वो फॉर्म डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके तमाम बटन होते हैं। तो हम राइट माउस बटन का भी इवेंट लगा सकते हैं, और ओके के ऊपर क्लिक का बटन होता है उसका भी इवेंट लगा सकते हैं, सो ऑन। तो ये एक तरीके से तीसरे टाइप की आप समझ लें कि प्रोग्रामिंग है। सही है। तो आप प्रोसीजर लैंग्वेज सिंपल प्रोग्रामिंग हो गई, इफ देन एल्स की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किस चीज़ की हो गई, वो हो गई डेटा की, कि आप एक क्लास बनाएंगे, किसी भी जो डेटा रखना होगा स्टूडेंट का या फैकल्टी का, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब भी आप नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे। और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होगा कि अगर कोई बटन पर क्लिक करता है तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे ना। और ये C# VB.NET जावा सब में जो है वो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप इजीली इनके प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है ये यूजर इंटरफेसेस के लिए होती है। यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है, कि जो यूजर को नजर आ रहा होता है। अब यूजर को तो ये स्क्रीन नजर आएगी ना। जब यूजर को ये स्क्रीन नजर आती है, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, जिसको जो यूजर को विजिबल है। अब यूजर लेट सपोज क्या करता है, इसको ये इनपुट रिकॉर्ड करने के बाद इसके अंदर अपडेट करता है, या इधर एक सेव का बटन होता है वो सेव करता है। तो सेव जैसे बटन करते हैं तो ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, लेकिन यूजर को नहीं मालूम है कि ये कैसे सेव हुआ। तो ये तो बैक एंड में, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर सेव हो रहा है, तो वो कहलाता है डेटाबेस जहाँ पे ये सेव हो रहा है, उसको हम कहते हैं बैक एंड। हमेशा ये याद रखिएगा कि यूजर स्क्रीन को जो हम यूजर के लिए डिजाइन करते हैं उसको कहते हैं फ्रंट एंड, जो यूजर को विजिबल होता है।
जो जो चीज़ भी यूज़र को विजिबल है, और जो बैकग्राउंड में आपने जो कोडिंग की हुई होती है इसके इवेंट्स के ऊपर, वो जो है वो क्या कहलाते हैं, बैकएंड कहलाते हैं। तो ये जो है इसकी एक एग्जाम्पल है। और फिर आपके पास जो है लास्ट है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये जो ये रिलेटेड है ज़्यादातर डेटाबेस से, और इसकी एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये एक्चुअली हम जो है इसका एक चैप्टर डेटाबेस का उसमें देखेंगे भी। इसमें हम ये होता है कि डेटाबेस से क्वेश्चन करते हैं कि तमाम वो कस्टमर जो है वो ला के दिखा दे हमें, जो कराची से बिलोंग करते हैं, या वो कस्टमर जिनकी पेमेंट जो वो ड्यू हो चुकी है। तो सिंपल से ये आप कमांड राइट करते हैं तो वो खुद ही आंसर ले आता है। तो इसको डिक्लेरेटिव इसलिए कहा जाता है कि इसमें खाली हम ये लिख देते हैं हमें क्या चाहिए, उसके प्रोसीजर जो है इनसाइड, उसके जो लॉजिक्स हैं वो बिल्ड इन है, एल्गोरिथम बिल्ड इन है, वो खुद ही आपको ला के दिखा देता है। जबकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमारे सारे एल्गोरिथम हमें खुद बनाने पड़ते हैं। लेट सपोज आपसे कहा जाए इवन नंबर का बनाए, तो इवन नंबर की कोडिंग आप खुद करते हैं। एक नंबर इनपुट लेते हैं, फिर उसको इससे चेक कर रहे होते हैं, फिर उसका रिमाइंडर चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब अगर आप खुद एल्गो राइट कर देंगे तो वो जो है वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में आप बल्कि आप ये कह लें कि इसमें आपको यूजर से इनपुट लिया एक नंबर, तो व्हाट, सही है, और हाउ, हाउ का क्या मतलब है, आपने प्रोग्राम भी उसका लॉजिक भी खुद डिफाइन करा है। अच्छा, इसमें खाली आप ये यूजर से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, जो उसका चाहिए होता है वो प्री डिफाइन प्रोसीजर है, तो वो ला के दिखा देता है। तो इसमें जो है हम प्रोसीजर लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इवन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में हम जो है व्हाट के साथ, यानी जैसे व्हाट का मतलब टू का नंबर उसने इनपुट किया था अभी एम्प्लॉय का सर्च करने के लिए, तो ये भी डिफाइन करते हैं कि कैसे वो डेटाबेस से लेके आएगा। लेकिन इसमें जो है सिर्फ व्हाट डिफाइन करता है, हाउ हमें डिफाइन नहीं करना होता, उसका लॉजिक नहीं लिखना होता या उसका एल्गो नहीं लिखना होता। तो ये जो है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी ये वाली जब बात करते हैं कि ये अभी जो है वो स्टेटमेंट ही आज हमारी ज़्यादातर यूज़ होगी, जो कि अभी मैंने कि प्रोग्राम इज इक्वल टू डेटा इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा। तो डेटा जो है वो एक्चुअली ये है कि डेटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको जो है सेव किया जाए, तो कैसे सेव किया जाए। तो ये तो हमने देख लिया कि डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी की मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ, ये जो है डेटाबेस की ना, ये तो डेटा है, डेटा हमने देख लिया कि ये डेटा तो सेव होगा, लेकिन ये भी देख लिया कि ये डेटाबेस के अंदर होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये चीज़ भी देखना इसके ऊपर क्या ऑपरेशन होगा। तो वो जो मैंने आपको बताया कि ट्राइवर्स करना, ये एक्चुअली ये क्या है, उस डेटा के ऊपर हम एल्गोरिदम राइट कर रहे हैं या उसके लिए इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे हैं कि वन बाय वन तमाम रिकॉर्ड प्रिंट करें, या फिर वो जो है ऐड करें, या फिर उसको डिलीट करें, या फिर अपडेट करें, या उसको सर्च करके लाए। अच्छा, डेटाबेस में हमें सॉर्टिंग भी चाहिए होती है, कभी हम उससे कह देते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय है उसको A to Z फॉर्म के अंदर जो है वो राइट करे, तो वो हमें प्रिंट करके दे देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर इट सेल्फ, अब ये तो खाली हमने कोड की इंस्ट्रक्शन की बात करी, यानी P इज इक्वल टू आई बात करी है। अच्छा, डी की बात करेंगे, डेटा जो है कैसे रखा जाता है, तो डेटा के अंदर कुछ बिल्ड इन स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारा डेटा राइट करने के या रखने के। उसमें जो है एक एरे होता है, एरे जो है वो हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। एक स्टैक होता है, एक क्यू होता है, सही है। एक जो है वो हमारे पास यानी ये जो क्यू है फीफो के ऊपर वर्क करता है, ट्री होता है, इसके अलावा ग्राफ भी होता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि डेटा स्ट्रक्चर में कंप्यूटर साइंस में इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप बड़े पैमाने पे या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट लॉजिक्स की ज़रूरत पड़ रही होती है जिसके बेस के ऊपर आप, तो ये बिल्ड इन कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखा गया, और ये एक तरीके से जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल थे। ठीक है। अच्छा, कुछ अब लाइब्रेरी भी सपोर्ट करने लगी। पहले जैसे आपकी सी वगैरह थी तो उसमें हमें जितना ये खुद बनाने पड़ते थे सारी कोडिंग के थ्रू, लेकिन अब कुछ लाइब्रेरीज भी आ गई हैं जो है वो हेल्प कर रही है। लेकिन सब इन सब को जो है ना एक्चुअली वर्किंग जो वो रियलिटी के अंदर होता है, रियल लाइफ के अंदर है, सही है। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करें या डिफाइन करें कि किस किस तरीके से जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो एक बात तो ये लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि आप लिखते हैं INT ए, रियल का मतलब होता है कि फ्लोट या डबल जिसके अंदर फ्रैक्शंस आ रहे होते हैं, सही है। और कैरेक्टर होता है वो सिंगल कैरेक्टर होता है, इसी से हमारा स्ट्रिंग भी बनता है। पॉइंटर नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल होता है, ये हम लिंक लिस्ट डिफाइन कर रहे होते हैं तो यूज़ होता है। पॉइंटर को बस जब भी याद रखें, आपको रखना है तो ये रखना है कि ये एड्रेस है, ये किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस है, किसी रिकॉर्ड का एड्रेस है, किसी वेरिएबल का एड्रेस है।
और लॉजिकल आपको पता है जिसको आप बूल कहते हैं, ये भी, ये कौन सी, ये लैंग्वेज में हमें मिल जाती है तकरीबन हर लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएंगी डेटा टाइप्स ना, बिल्ड पहले से डिफाइन होगी। तो ये कहलाती है प्रिमिटिव, क्योंकि लैंग्वेज में बिल्ड इन है, पहले से डिफाइन है। लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना होता है, जैसे अभी हमने बात की स्टैक की, क्यू की, तो वो कहलाता है नॉन प्रिमिटिव। सही है, यानी कि वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि लैंग्वेज अगर बहुत वेरी हाई लेवल हो, जैसे जावा है, सी शार्प है, तो ये बिल्कुल जैसे आपके पास सिस्टम डॉट कलेक्शन है, और आप सिस्टम की लाइब्रेरी यूज करते हैं, टेक्स्ट की उसके अंदर यूज करते हैं, तो इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, उसके अंदर आपके पास जो है वो इसकी भी जो है आईओ की लाइब्रेरीज होती है। तो उसके बेसिस के ऊपर एक कलेक्शन की लाइब्रेरी होती है। तो कलेक्शन के अगर आप इंक्लूड करें यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, तो ये सब आप इसके जो क्लासेस यानी ऑब्जेक्ट बना के जो वो डिफाइन करके यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे तो आपको जो खुद जो है वो बनाना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो यही होता है, एरे। अभी आप फॉरन मिड टर्म के बाद आप एरे पढ़ेंगे, एरे के अंदर हम करते ही है कि एक लिस्ट होती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये हम मेमोरी के अंदर क्योंकि एक साथ राइट होता है, ठीक है, एक साथ राइट होता है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर। तो जितने भी स्ट्रक्चर आपके पास एक साथ होंगे, यानी कि एक के बाद सीक्वेंस में मेमोरी के अंदर रखे हुए होंगे, तो उसको हम कहेंगे लीनियर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एरे, आप इसको पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। अब इसमें एरे के अंदर मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज रखी हुई होती है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर हो गया, अब इसके अंदर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम वो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक स्पेस और बढ़ा दें तो हम एक नया जो है वो एरे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर -2 हमें नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं, इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अगर 5 सही नहीं है, उसकी जगह 15 आना चाहिए, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। आप जो एक फॉर का लूप लगा के पूरे के पूरे को प्रिंट कर सकते हैं, ये कहलाएगा ट्राइवर्स है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो 32 को सर्च कर रहे हैं, तो फॉर का लूप जब जब इसको 32 मिलेगा तो प्रिंट कर देगा कि मुझे 32 मिल गया। तो ये तमाम चीज़ें देखें, एक स्ट्रक्चर था, हमने बात की थी तमाम स्ट्रक्चर में, तमाम रिकॉर्ड में, जो भी जहाँ पे भी हम डेटा रखते हैं वो ये तमाम चीज़ें अप्लाई करते हैं, ये कहलाते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। जो अभी हमने उसमें किए थे, जो फॉर्म हमें नजर आ रहा था जिसमें पिक्चर थी, तो देखें वही चीज़ हमने इसमें भी कर दी। दूसरी जो लीनियर होती है वो क्यू होती है। क्यू भी अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो क्यू हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि एक लाइन है, इसके अंदर ये जो पर्सन जो पहले होता है फर्स्ट वन, इसके अंदर अगर आप देखें हमारे पास यही हो रहा है कि ये भी एक बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है। लाइन के अंदर है ना, सीक्वेंस के अंदर एक दूसरे के बाद ही खड़े हुए, और फिर जो है वो आपके पास ये जो ये वाला था, ये समझ लें ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसको सर्विस मिल गई, इसका काम हो गया, ये यहाँ से जाएगा, तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो है रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से डिलीट होगा। डिलीट ये फ्रंट से होता है, ठीक है, जो सबसे पहला है उसका वर्किंग होगी। अच्छा कोई नया पर्सन आएगा, तो इसका मतलब वो क्यू के अंदर इंसर्ट होगा, तो वो आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि हम बीच में कहीं इंसर्ट करें, क्योंकि रूल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। अब जो अगर एक लाइन हो तो वो जब तक लाइन रहती है जब तक ये रूल फॉलो हो रहा हो। कंप्यूटर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। लेट्स सपोज आप जो है ना एक नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे एक प्रिंटर लगा हुआ है, और उसके अंदर जो है प्रिंटिंग भेजिए, फॉर एग्जाम्पल इस यूज़र ने भेजी थी, तो जब जब इस यूज़र ने भेजी थी, जैसे इसका प्रिंट आउट होगा तो इसका जो वर्क है वो इस क्यू से ख़त्म हो जाएगा। उस दौरान जितने लोगों ने भेजी होगी प्रिंटिंग, उनकी क्यू लग जाएगी, यानी कि वो उसके एक जो हमने बफर का वर्ड यूज़ किया था, मेमोरी के अंदर जो स्टोर हो जाएंगे उसका डॉक्यूमेंट। और जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा तो दूसरे वाले का स्टार्ट हो जाएगा। और इस दौरान अगर कोई और आता तो वो इसी जगह जो है वो लाइन के अंदर लगेगा। तो ये रूल जब तक हम फॉलो करेंगे तो ये फीफो कहलाएगा। और लेट्स सपोज आप जो है जैसे हमारी यहाँ तो लाइन के बीच में कि इंसाफ का कोई दोस्त आ गया, उसने बोला सलाम वालेकुम, और ये कह के बीच में लग गया, लेट्स सपोज, तो फिर जो है ये रूल हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, फिर ये फीफो नहीं कहलाएगा। तो फीफो में जो है वो हम प्रोग्राम का या कोडिंग जो है वो ऐसी रखते हैं कि वो फीफो ही रहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा जो होता है वो स्टैक होता है, वो भी लीनियर कहलाता है। अब ये अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो है प्लेट्स हैं, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, यानी ये प्लेट हमने सबसे पहले रखेंगे, इसके ऊपर ही तो ये रखेंगे ना, फिर ये रखेंगे, सो ऑन, इस तरीके से रखते चलेगा। लेकिन इसमें निकालने का तरीका, प्लेट रिमूव करने का तरीका क्या होगा, अब मैं सब मतलब कोई
फिर बीच में से निकालना चाहे तो क्या होगा, मसला हो सकता है, बहुत बड़ा ये मसला हो सकता है। और नीचे से निकालना चाहे तो फिर तो बहुत ही बड़ा मसला हो सकता है। तो जो लॉजिक है वो ये कह रहा है कि ना जो लास्ट इन है वही सबसे पहले आप निकालें। तो इसको हम कहते हैं स्टैग या लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, ग्लास में आपने 3 बॉल्स जो है वो इनपुट की हुई है, यानी डाली है। तो जो सबसे आखिर में डाली है वही सबसे पहले आप उस ग्लास से, अगर उसमें आ सकती है, छोटी साइज है बॉल का, तो आप निकाल सकते हैं ना। ये उसकी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है आपके पास के, एक शिपमेंट जा रही है, कार्गो है, कार्गो में पहला ये सामान रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये, फिर लास्ट में जब कार्गो एंड होने लगेगा यानी कंटेनर, तो फिर ये रखेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ से सामान नहीं निकाल सकते, पहले ये आउट होगा, फिर ये आउट होगा। ऐसी ही बुक्स की एग्जाम्पल ले लें कि बुक्स में से भी अगर आप बीच में से ऐसी रखी हुई है इस हालत में और निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, ऊपर वाली प्रॉब्लम हो गई या गिर जाएगी। तो इसलिए जो है वो, तो इसकी एग्जाम्पल रियलिटी के अंदर बहुत सारी होती है। जैसे प्लेट्स हैं आपके पास, सही है, और कॉइन्स रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, सही है, और जो है वो सो ऑन, बहुत सारी इसके अंदर एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें जो है वो, वैसे नॉर्मली आप नमाज की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। आपको पर नमाजी जब जा रहे होते हैं, जो पहले जाता है वो सबसे बाद में बाहर आ रहा होता है, अगर देखें लॉजिकली। और जो सबसे आखिर के अंदर, जैसे जुम्मे की नमाज में से अक्सर होता है, और स्टूडेंट तो ये बहुत ही करते हैं कि बिल्कुल एंड में पहुंचते हैं नमाज के ना, कि बिल्कुल ही स्टार्ट होने वाली होती है ताकि वो जल्द से जल्द निकल जाए। और यही होता है कि जैसे ही नमाज खत्म होती है तो वो पहले से निकल जाते हैं। मैं फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो, उसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। यानी उसको आप अगर लीफो अगर याद रखना है तो उस सूरत में तो आप रख सकते हैं, वो तो बिल्कुल ही करीब से नहीं एग्जाम्पल है रियलिटी के अंदर, और आप देखते भी होंगे अक्सर लोग जो है वो ऐसा कर भी रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टैक की एग्जाम्पल है, ये क्या इम्प्लीमेंट करके लीफो। लेकिन इसमें जो है वो एक ये चीज़ होती है कि इसमें जो फर्स्ट इन हो रहा होता है, मतलब ये कि जो इंसर्ट हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं पुश। और जब हम इसको रिमूव करते हैं तो इसके लिए वर्ड है पॉप का। अच्छा, ये ब्रेक है, हम आप लोग जो है वो खाना वाना खाना चाह रहे होंगे, लेकिन आज ये हम कोशिश करेंगे कि खाने के बाद भी ज़रा थोड़ा जल्दी आ जाए। ठीक है, तो अब ब्रेक ले लें आप लोग, फिर मैं अभी आप मैसेज कर दूंगा कि आप लोग आ जाएं, तो आप लोग आ जाइएगा। ओके।